Hello everyone. First of all, welcome to my YouTube channel. In this video, we'll discuss the solution chapter. जैसे लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने हाफ पार्ट से ज़्यादा ही कंप्लीट कर लिया था सॉल्यूशन का. आई होप आप सबने देख ली होगी. कुछ भी अगर क्यूरी लगती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो. ये हमने कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, लाइक जो 12th के थे, तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया. तो आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम करने वाले हैं, मेनली आपका जो रह गया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. जैसे 4 होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि लास्ट वीडियोस में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. देखो, सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि सॉल्यूशंस क्या होता है. सिंपली है होमोजेनियस मिक्सचर 2 सब्सटेंस से मिलके बनता है. एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है. तो सिंपली आप माइंड में क्या रखते हैं हम कि सोल्यूट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है और सोलवेंट जो लार्ज में. वो किस केस में है, जब आपका सोलवेंट सॉल्यूशन, जैसे 2 टाइप के हमने सॉल्यूशन बताए थे, एक्वस क्या होता है, नॉन एक्वस क्या होता है. ठीक है, वो थिंग्स आप डिस्कस कर चुके थे. फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसंट्रेशन की 4 यूनिट, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शंस, आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे हमने मोल कैसे कैलकुलेट करते हो, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं. फिर आपका 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सोल्युबिलिटी से, कि डिफाइन द टर्म सोल्युबिलिटी एंड व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग इज. तो आपको जो भी फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं वो आपको थिंग्स डिस्कस करनी है. जैसे हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट का कैसे होता है, लाइक डिसोलाइक वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, वो थिंग्स कर ली थी हमने. फिर आपको ये भी बता दिया था कि 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं. लाइक हमने ये बताया था आपको, एक एक्सोथर्मिक होती है, एक एंडो. तो हमने क्या आपको सिंपल सी एक्सोथर्मिक में आपको बताया कि हीट क्या होती है, इवोल्व होती है, वहां डेल एच की वैल्यू नेगेटिव. और एंडोथर्मिक में हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है, वहां आपकी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है. तो एक्सोएंड होगा. यहाँ हमने आपको सिंपल से ये लर्न करना था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है उनके लिए सोल्युबिलिटी कम हो जाती है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो. और एंडोथर्मिक में क्या होती है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है. ये 2 फैक्टर आपको देखने थे. फिर सोल्युबिलिटी, सोल्यूट. फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेनरी लॉ, रॉयट्स लॉ को देखा था. हेनरी लॉ ने क्या बोला था आपका, जैसे मास डायरेक्टली प्रेशर के, मोल फ्रैक्शन है ना वो डायरेक्टली प्रेशर के था. फिर उसकी जैसे हमने सिंपल आपको रॉयट्स लॉ का डिस्कस किया था वोलेटाइल के लिए. और जो नॉन वोलेटाइल्स के लिए भी आपने देखा, वो एक स्पेशल केस होता है हेनरी लॉ का ही. वहां से आप एक टर्म भी डिस्कस करते हो. अब इन डिटेल तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं या डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम्स है तो हम इन डिटेल तो डिस्कस करने का टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें इस 1 मंथ में या 25 डेज में कंप्लीट 12th की केमिस्ट्री को डिस्कस करना है. तो अब तो हम यही कर सकते हैं कि कम टाइम में आप कैसे पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको हम कंप्लीट कर ले. ठीक है, तो उसका जो हमें रॉयट्स लॉ जो स्पेशल केस होता है आपका हेनरी लॉ का है, तो वहां से एक टर्म भी आई थी आपकी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे. आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वहां उस टर्म को क्या बोलते हैं, जो पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट, वो होती है मोल फ्रैक्शंस के सेकंड के. मान लो अगर सॉल्वेंट तो आप ये सोल्यूट के. ठीक है, ये होती है रिलेटिव लोअरिंग. जो स्पेशल केस जब आप उसका डेरिवेशंस करोगे, आपने वो कर भी लिया होगा, तो आप देख सकते हो कि आ जाए आपके पास कि रॉयट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए. तब आपको हमने ये तो आपको बता दिया था कि जो पीए है वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन इनटू इट्स वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का. फिर हमने आपको ये बताया था कि जैसे पहले फर्स्ट के लिए कर लिया, फिर सेकंड, दोनों को आप एडिशंस करोगे, फिर दोनों में सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपके पास ये निकल के आता है आपके ये थिंग्स. इसी को हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और ये आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होती है. हम ये रिकैप कर रहे हैं, ये टर्म हमने छोड़ दी थी, तो हम क्योंकि ये आपका इन डिटेल तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल आपको पता होना चाहिए 2 मार्क्स में आ जाए तो आप कैसे करोगे. ठीक है, फिर हमने डिफरेंस देखा था कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है. आइडियल जो रॉयट्स लॉ को हर एक कंडीशंस के ऊपर ओबे करता है आपका. आइडियल देख लिया था हमने, डेल एच मिक्सिंग, डेल वी मिक्सिंग, वो दोनों जीरो होती है, नॉन आइडियल की जीरो नहीं होती. फिर नॉन आइडियल भी हमने आपको बताया था कि 2 टाइप से होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन होता है, एक आपका नेगेटिव डेविएशन होता है. तो उनमें भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. जैसे 2 मार्क्स में आ जाए तो आप किस टाइप से लिखते हो, पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं. जैसे यहाँ पे आपका पॉजिटिव डेविएशन लिख रहे हो, यहाँ आप नेगेटिव डेविएशन लिखोगे, तो पॉजिटिव वाले में क्या करोगे, जो डेल एच की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव वाले में नेगेटिव होगी. डेल वी भी पॉजिटिव होगी एंड डेल वी भी आपकी नेगेटिव होगी. ये नेगेटिव डेविएशन किसके एग्जांपल्स हैं, आपके नॉन आइडियल की ही हम डिस्कस कर रहे हैं. और एग्जांपल से आपसे पूछ ले, लाइक आपका ये तो बोल दिया कि एसीटोन है फॉर एग्जांपल, और उसमें आप हेक्सेन मिला रहे हो, तो ये आपका पॉजिटिव में आ रहा है. और नेगेटिव में आप जैसे क्लोरोफॉर्म ले लो या सिंपल डिफरेंट टाइप का. तो इसमें क्या होता है कि जो ए है, मान लो पहले आपका ए का और बी बी का, ये जो इंट्रैक्शन है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, और किसकी बजाय ए और बी के. दैट मीन्स पहले आपका जैसे एसीटोन था, एसीटोन ये होता है ना आपका CH3 CO CH3. अगर आपका कीटोन नोट बनाओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है OH वाला.
तो पहले जब एक खुद मतलब एक एसीटोन का मॉलिक्यूल दूसरे एसीटोन के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है तो वो बॉन्डिंग चेक की गई, और बाद में एसीटोन को जब आप सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो, लाइक हमने हेक्सेन में मिक्स कर दिया, बाद में जो इंटरेक्शन देखा गया तो जो ए का इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है ए बी से। तो सिंपल ये याद रख सकते हो आप। इसमें एग्जाम्पल से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 या 2 एग्जाम्पल्स देख लो, क्योंकि अब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस आ गया तो 2 या 3 मार्क्स में ही आएगा मैक्सिमम। तो 3 पॉइंट्स तो आप ये बता दोगे, बाद में आप एग्जांपल्स ले लोगे, थोड़ा सा इंटरेक्शंस का भी दे सकते हो। लाइक एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला याद रख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, पहले थी बट आपने दूसरे में मिक्स की तो वो डिस्टर्ब होगी, दैट मीन बाद में जो उनका इंटरेक्शन था वो वीक हो गया, हम आसानी से ब्रेक करके बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो वो सिंपल सा आपका पॉजिटिव नेगेटिव का। बाद में और एक टर्म्स होती है आपकी एजियोट्रोप्स, 2 टर्म आपसे पूछ सकते हैं 2 नंबर में। देखो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, उसको नाम बोलते हैं हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, जो किसी कांस्टेंट एक जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है बॉइल, वो 2 टाइप का होता है आपका एजियोट्रोप्स। तो एक होता है आपका मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। तो ये याद रखो आपकी जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो आपका मिनिमम डेविएशन शो करता है, और जो नेगेटिव होता है वो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बोलते हैं हम। एजियोट्रोप का मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। मान लिया, इन डिटेल तो नहीं करेंगे हम, मान लिया ए और बी मैंने मिक्स कर दिया, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट आप चेक करें तो ये किसी एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही मिक्सर में करने के बाद भी, एजियोट्रोप्स बोलते हैं। वो 2 टाइप का हो सकता है, मिनिमम या मैक्सिमम। तो सिंपल याद रख लो, जो पॉजिटिव डेविएशन वाली प्रॉपर्टी वो शो करता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, वो जो मैक्सिमम है वो आपका नेगेटिव डेविएशंस वाली। ये 2 टर्म्स में पूछ सकता है, आपने पढ़ भी लिया होगा। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन फिक्स होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द टर्म कोलिगेटिव, और उसकी चारों प्रॉपर्टी पूछ सकता है। स्पेशल नेम दे दिया आपकी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मेटिक प्रेशर, ये 4 होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेटमेंट क्या है। सिंपल से याद रखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना वो किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। नोट मतलब किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। मतलब कि आप कितना पार्टिकल्स ले रहे हो, मान लिया कि मैंने ए और बी आप रिएक्शंस कर रहे हो, एक में 5 मोल है एक में 10 मोल है, तो डिपेंड करेगा ना, 5 मोल वाले में अलग रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा, बी वाले में 10 वाले में अलग, क्योंकि कंसंट्रेशन नंबर्स पे डिफरेंस करेगा। ये क्या नेचर डिपेंड नहीं करेगी, वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है, किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिंपल क्या होती है, इस टाइप की प्रॉपर्टी जो सिर्फ डिपेंड करेंगी कि नंबर के ऊपर, कितने पार्टिकल्स है, नंबर पे, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, कैसे उसका नेचर है उस पर डिपेंड। तो सिंपल याद रखो, जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे उसको हम कोलिगेटिव, नेचर पे डिपेंड ना करती हो। ये सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अब हम चारों को एक साथ ही आपको बता देंगे ताकि लर्न करने में इजी हो। तो जो पहली प्रॉपर्टी है आपकी उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड होती है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेकेंड क्या होती है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड होती है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इब्लोस्क्यूम कांस्टेंट जो आ गया नेक्स्ट। फिर होते हैं आपकी ऑस्मेटिक प्रेशर वाले कंडीशंस जो हम आगे देखेंगे। चारों काफी इंपॉर्टेंट है और ये ही आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहाँ से आया है, जब आप राइट्स लॉ का स्पेशल केस डिफाइन करोगे जो नॉन वोलेटाइल्स के लिए था, तब आपका क्या निकल के आता है कि सिंपल, जब मैंने राइट्स लॉ में देखा था कि जो पार्शियल प्रेशर था वो डायरेक्टली था आपका मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का। तो जो आपका रिलेटिव लोअरिंग है वो क्या टर्म होती है, ये रखो माइंड में, आपकी रिलेटिव लोअरिंग बताते हैं वेपर प्रेशर है पी नोट प्योर, किसका है ये आपका सॉल्वेंट का, उसका माइनस कर दो आप पीएस का, बाई में पी नोट, ठीक है, वो इक्वल आता है मोल फ्रैक्शन। मान लो सॉल्यूट का, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मान लो मैं ए और बी ले रही हूँ, ये आपका सॉलिड सॉल्यूट है तो इसको आप एक्स बी भी लिख सकते हो। ये पूरी जो टर्म है, इस टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना डिफरेंस आ रहा है, ये जो पी नोट माइनस पी एस है ये क्या बता रहा है। देखो कोई भी चीज का डिफरेंस है, हम जैसे इनिशियल फाइनल लेती हूँ, मान लो मैं ए ले लिया मैंने बी ले लिया, इसका इनिशियल में 10 था, फाइनल में आपका 5 है, डिफरेंस में निकालूंगी तो 5 आ गया। मैं बोल रही हूँ कि ए और बी का डिफरेंस। तो ये वाली टर्म क्या बता रही है कि जो वेपर प्रेशर आप देख रहे हो पी नोट है, मतलब प्योर सॉल्वेंट है आपका, प्योर सॉल्वेंट में से क्या माइनस कर दो आप, पूरे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर माइनस कर दो,
ये तो हो गया डिफरेंस, और उसको डिवाइड कर दो वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट से, तो ये जो टर्म आएगी, जो वैल्यू आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जब कैलकुलेट की गई किसके इक्वल आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन। और अब देखिए आप बोलोगे कि मैम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, आप कैसे प्रूव करोगे, जैसे आपके आ जाएगी प्रूव करके दिखाओ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप कैसे डिस्कस करोगे उसको। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिंपल, हमने क्या बताया आपको कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अब देखो आपको बताया था, मैंने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कितने मोल्स आपको, जिस तरह एक्स है मैं निकाल रही हूँ, बी का निकालना मान लो, तो एन बी करूंगी मैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ ए के और बी के। अब नंबर ऑफ मोल्स है बी के बाय टोटल मोल्स, आप ऐसे ही निकालते हो, मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, मान लो ए का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए के कितने हैं बाय टोटल कितने, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट मैंने बी मान लिया मैंने, आप ए मान लो, कुछ भी मान लो, तो बी के कितने मोल्स है बाय टोटल कर दिया। अब मोल्स कैसे निकालते हो, ये भी मैंने आपको बताया था, मोल्स क्या होते हैं आपके, मास इन ग्राम कितना है और बाय में आपका मोलिकुलर मास कितना है, ठीक है। एक बार मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। अब देखो मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम बाई मोलिकुलर मास, तो मास इन ग्राम दैट मीन वेट बाई मोलिकुलर मास। अब एनबी का मैं करूंगी तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी बाई में आपका एमबी, और नीचे डब्ल्यू बी बाई में एमबी प्लस में डब्ल्यू ए बाई में एमए, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मास इन ग्राम कितना है आपका, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि डायरेक्टली है ये इस थिंग्स के, ये इंक्रीज होगा तो ये भी। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन खुद क्या है, मोल, मोल कितने कंपोनेंट है, ये डिपेंड नहीं कर रहा ना किस टाइप के कंपोनेंट है, दैट मींस वो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा है कि अमाउंट कितनी है, उनके नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप इससे आप इसको ड्राइव कर सकते हो, अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे आप डिफाइन करोगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, ये फार्मूला याद रखो, क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग का, पी नोट माइनस पी एस, याद रखो कि प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का माइनस बाई प्योर सॉल्वेंट का, वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल। मोल फ्रैक्शन आपको पता है कि क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जिसका निकाला बाय टोटल। अब नंबर ऑफ मोल्स खुद क्या होते हैं, वेट इन ग्राम बाय मोलिकुलर मास, इसको तो डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करे, नंबर्स के ऊपर ही तो डिपेंड करे, मास है वो डिपेंड करेगा ना, एक थिंग्स है जिसका 5 किलो वेट है, एक 10 किलो है, तो डिपेंड कर रहा है, डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस देंगे नंबर्स के ऊपर। तो ऐसे आप इसको ड्राइव करके सोल्व करोगे तो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछ ले कि मोलिकुलर मास कैलकुलेट करके देखता हूँ, तो मोलिकुलर मास के लिए आप सीधा सा याद रख सकते हो इसको, ये होता है आपका डब्ल्यू बी इंटू में एम ए बाई में डब्ल्यू ए इंटू में रिलेटिव लोअरिंग वाली टर्म होती है पी नोट माइनस पी एस बाई में आपका हो जाएगा पी नोट, ठीक है। ये टर्म्स आप याद रखो सारा, अगर माइनस करेंगे ये मोलिकुलर मास एमबी की, अगर मोलिकुलर मास कैलकुलेट, कई बार न्यूमेरिकल आएंगे, तो सबसे पहले तो आपने ये कैलकुलेट कर दिया, बाद में आप क्या होगे, इसमें जो सारी हमने जो अभी लिखा था उसको आप रीअरेंज करोगे तो ये आएगा मोलिकुलर मास बी वाले कंपोनेंट का, तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए वाले का वेट बाई में उसका वेट, एम ए मोलिकुलर मास बाई वेट इंटू में जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की वाली जो टर्म है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ रखोगे, यहाँ से आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स में ये टर्म काफी हेल्पफुल रहने वाली। और एक थिंग्स और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमने ये थिंग्स किए ना, अब आगे हम 3 टर्म और डिस्कस करने वाले हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मेटिक वाले, तो सभी में मोलिकुलर मास आपको कहीं भी कैलकुलेट करना हो तो यही फॉर्मूला रहेगा, डब्ल्यू बी एम ए बाई डब्ल्यू ए, बस ये टर्म चेंज हो जाएगी। अब की बार रिलेटिव लोअरिंग थी ये आई थी, अब हम आगे करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तब आपका डेल टी भी आ जाएगा, अब आप फ्रीजिंग वाला करोगे तो आप यहाँ पे के एफ आ जाएगा, ठीक है। तो वह हम आगे डिस्कस करते हैं क्या आएगा, यहाँ से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब थर्ड हम चलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट आप कर सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर लीजिए पहले। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट सिंपल आपको बताया कि सॉलिड और लिक्विड की जो को फेज एडजस्ट करती है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन उसमें कितना चेंज हो उस टर्म को क्या बोलते हैं, तो ये सीधा होता है आपका डेल टी बी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एम के, ये टर्म याद रखो बस, और कुछ भी नहीं याद करना। कई स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं, पूरी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, कुछ याद नहीं रहने वाला, कितने चैप्टर्स आपके हर एक रिएक्शंस कुछ में जाओगे, तो मेन आपको चैप्टर्स के माइंड में आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में ये था, ये टॉपिक्स में हाँ ये फॉर्मूला, उससे इलेबरेशन करके आप लिख सकते हो। और जब एग्जामिनर भी चेक करता है ना आपके पेपर, तो आपको जैसे फॉर्मूला देख लिया आपने, इसकी यूनिट्स वगैरह बता दी, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया, तो थ्योरी इतना डिटेल नहीं देखता क्या लिख रखा है, फॉर्मूला अगर आपने गलत है, थ्योरी में सही भी लिख रखा है अपनी स्टेटमेंट, तब भी आपका रोग ही माना जाता है, ठीक है। तो आप ट्राई किया जबकि ये फॉर्मूलाज वगैरह तो आपको सही करेक्ट हो। अब देखो ये सिंपल के ये याद रखो, इतनी बड़ी टर्म है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल टीबी ये आपका डिफरेंस होता है सिंपल, वही आपका टीबी माइनस में टीबी नोट, जैसे हमने रिलेटिव लोअरिंग किया था ना वही थिंग्स है। डेल टीबी मतलब चेंज कितना हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, तो टीबी आपका
माइनस में टोटल, माइनस में वेपर प्रेशर प्योर वाले का बॉइलिंग पॉइंट। तो टीबी माइनस टीबी नोट को हम डेल टीबी बोलते हैं, जो चेंज कितना हुआ है। अब ये डायरेक्टली होता है आपके मोललिटी, ये मोलल होता है आपका, मोलल बोल सकते हैं, मोललिटी होती है। मोललिटी मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की थी, वो वहां से देख सकते हो आप। अब देखो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए आपका के भी आता है, जिसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कांस्टेंट हम बोलते हैं। प्रेशर वाले जैसे इब्लोस्कोपिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं आप, गाइस्कोपिंग कांस्टेंट होता है, सेम भी याद रखो के भी है। इस जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस साइन को हटाने के लिए हमने के बी यूज किया। तो अब अगर फार्मूला क्या होगा, डेल टी बी इक्वल टू के बी एम। तो ये याद रखो आप, सिंपल, और कुछ भी याद नहीं करना। कई बार क्या होगा, आपसे यूनिट पूछ लेंगे के बी की, तो के बी की यूनिट कैसे निकालोगे आप, डेल टीबी बाई एम। अब आपको होता है टीबी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। अब मैंने आपको मोललिटी की भी यूनिट बताई थी, यहां से आप मोललिटी की यूनिट करोगे, जो भी मोललिटी की यूनिट है मान लो केल्विन इंटू मोललिटी की यूनिट माइनस कोन। तो ये किसकी यूनिट आ गई, आपकी केबी की यूनिट आ गई। तो वैसे आप निकाल सकते हो। तो एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट, उसमें क्या याद रखा आपने कि डेल टीबी डायरेक्टली एम के होता है, उस कांस्टेंट को हटाने के लिए केबी यूज करते हैं, उसकी यूनिट आप निकाल सकते हो। मोललिटी की आपको पता है, लास्ट वीडियो जाके चेक करो, ठीक है। मोलर टी, नॉर्मल टी, मोललिटी की यूनिट तो आपको आइडिया होनी ही चाहिए, ठीक है। ये हमने कर लिया आपका, डेल के भी हो गया, एम हो गया। यहां से अगर आपसे इसको रीअरेंजेबल करोगे तो आपका मोलिकुलर मास वाला टर्म्स पूछ सकता है, फिर से उसमें जाओगे। तब ये देखो हमने लिख रखा है डब्ल्यू बी एम ए बाई डब्ल्यू डैश ए। अब रिलेटिव लोअरिंग था तब ये वैल्यू आ गई, अब की बार आपका ये आ जाएगा, तो डेल डी बी के बी एम वाली टर्म यहाँ पुट करके मोलिकुलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बस ये टर्म याद रखो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको कुछ डेफिनेशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बना तो सकते ही हो खुद से। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है आपका, ये सीधा डेल, वहां पे टी बी आता है बॉइलिंग के लिए, फ्रीजिंग के लिए आप एफ यूज करोगे। फ्रीज का मतलब है जैसे आपने लिक्विड है, हम पानी है फ्रिज में रख देते हैं, आपका लिक्विड से क्या बन जाता है, सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड वाले प्रोसेस को, आप लिक्विड से आप सॉलिड में जा रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीज। जैसे हमारा पानी था वो अपने फ्रीज हो गया, उसकी आइस बन गई, तो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये आपका डिप्रेशन कितना चेंज हो, डेल टी एफ वही सेम थिंग सेट, टी एफ माइनस टी एफ नोट, प्रेस टोटल का माइनस में जो आपका प्योर चीज था उसका डिफरेंस, वो डायरेक्टली होता है एम के, ये भी एम के ही आएगा आपका मोलिलिटी के। अब इस कांस्टेंट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू आपका के एफ इंटू एम। ये जो के एफ है, अब की बार ये के एफ कांस्टेंट होता है डिप्रेशन इन जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इस कांस्टेंट को, जैसे वहां पे हमने के बी यूज किया था क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट था, अब की बार फ्रीजिंग है तो आप हमने के एफ यूज कर लिया। वैसे ही सेम थिंग्स है, एक अगर आपको समझ आ गया ना तो आप सेकंड कर सकते हो। तो के एफ करोगे तो डेल टी एफ बाई एम कर लोगे, एम मोलिलिटी, उसकी यूनिट आपको पता है, यहाँ से यूनिट्स पूछ सकता है, और कुछ आप थोड़ा सा बहुत एक्सप्लेन खुद से भी कर सकते हो कि कैसे ये डिपेंड कर रही है। फिर मोलिलिटी आपको पता है, इसका फार्मूला करोगे, मोलिलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉलिड, मास भी पता है नंबर पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसे आप खुद से, अब हम 12th में और आपने पूरी केमिस्ट्री भी पढ़ी है, तो आप रीअरेंजमेंट करके एक्सप्लेन तो कर सकते हो थिंग्स को। तो ये हमारा हो गया, तीन हमने कर लिया, रिलेटिव लोअरिंग, डिप्रेशन, फ्रीजिंग, और सबसे लास्ट आता है आपका ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन लगी होती है, उसको नाम बोलते हैं हम सेमी परमल मेम्ब्रेन। उसमें कहां से मूव होता है आपका सॉलिड मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जब आप करोगे। मान लिया ये मेम्ब्रेन लगा ली, यहाँ हमारी सॉल्वेंट है, तो जो मूव है वो सॉल्वेंट, सिर्फ जैसे दो पार्टिकल है, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे उस मेम्ब्रेन के थ्रू, सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आना, ओस्मोसिस की प्रोसेस हम बोलते हैं। कई बार आपसे पूछ लेगा डिफाइन दैट टर्म ओस्मोसिस, तो ओस्मोसिस में क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपने पढ़ लिया होगा, बेसिक थिंग्स है। 2 मार्क्स में हमें इंपॉर्टेंट भी बता देते हैं कि आपका आ सकता है, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस पूछ लिया आपसे। ऑस्मोसिस में क्या होता है, कहाँ से कहाँ क्या मूव करता है, एक मेम्ब्रेन्स है आपकी, जैसे हर एनिमल्स में पीस ब्लेंडेड होता है, वो आपको इन डिटेल नहीं जाना क्या थिंग्स होती है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सॉल्वेंट से आपका सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू, सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करते, वो वहीं रह जाएंगे, ठीक है। ये तो आपका सिंपल ऑस्मोसिस होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें आपको क्या दिख, सिंपल एक याद रखो, एक फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू CRT याद रखो, C होता है कंसर्न नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, RT ये याद रखो, आपका सारे इक्वेशन हो जाएंगे, पाई इज इक्वल टू N/V/RT। अब इसको रीअरेंज करोगे तो पाई V इज इक्वल टू NRT, बस ये थिंग्स याद रखो, ऑस्मेटिक प्रेशर आ जाए आपका। तो माइंड में ये होना चाहिए, पाई है, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस हमने बता दिया, जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको ऑस्मेटिक प्रेशर, वो किसके डायरेक्टली होता है,
कंसंट्रेशन के, टेम्परेचर के, और आर होता है आपका गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको बताया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी आपका टेम्परेचर, यूनिट केल्विन होती है। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो N/V। अब इससे रिलेटेड तो पाई V इक्वल टू nRT। यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कई बार ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन होगा, आर आपको पता है, गैस कांस्टेंट फिक्स होता है, पता होना चाहिए आपको, नंबर ऑफ मोल्स बता देंगे भाई इतने ग्राम्स है, टेम्परेचर इस कंडीशन पे है, तो एक टर्म्स आपसे पूछ लेगा कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर नाम आते ही आपको ये टर्म याद रखो बस, पाई इक्वल टू CRT, और यहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये क्यों है, आप बोलोगे कि मैम इसको हमें एक्सप्लेन करना आ जाए कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए सिंपल माइंड में ये पता होना चाहिए, वो नंबर पे डिपेंड करती है भाई, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, नेचर नहीं देखती, नंबर है। अब ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, भाई नंबर ऑफ मोल एक में 5 ग्राम है, एक में 2 ग्राम है, मान लिया हमने, एक में 5 मोल है, एक में 2 मोल है, तो इसके लिए अलग ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, उसके लिए अलग आएगा। दैट मींस ये डिपेंड कर रहा है ना नंबर के ऊपर, आप चेंज कर रहे हो, एक में मान लिया 5 है, एक में 10 है, इसके लिए अपने ऑस्मोटिक प्रेशर कंडीशंस पे डिफाइन किया, इसके लिए डिफाइन किया, दोनों की अलग अलग वैल्यू आई। अगर कांस्टेंट आती है इसका मतलब वो डिपेंड ही नहीं कर रहा जब आप नंबर ऑफ मोल को चेंज, बट ये डिपेंड कर रहा है, अलग अलग वैल्यूज आई है, तो ये क्या सजेस्ट करिए कि डिपेंड कर रहा है कि जो पाई है आपका वो डायरेक्टली है n के, नंबर ऑफ मोल्स के, तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स, तो दैट मींस ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक बात ये याद रखना स्टूडेंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है, सिंपल जो बॉइलिंग पॉइंट हम निकालते हैं वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, बट जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है जो हमने डिफाइन किया था आपका लास्ट, वो आपका एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सिंपल अगर आप बोलने लग जाओ कि मैं बॉइलिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव है, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो एक है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये हमने चारों टर्म्स डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब इसमें एक आता है आपका वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं आपके, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई से हम डिनोट करते हैं, ये होता है आपका ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे में जो एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपका नॉर्मल मोलर मास या जो आपका एक्चुअल में मोलर मास, इसकी 3-4 टर्म की डेफिनेशंस होती हैं, तो सिंपल कोई भी डेफिनेशन याद रख लो कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर आ जाए 2 मार्क्स में डिफाइन करना, तो आई से आप डिनर, वॉन्ट ऑफ एक साइंटिस्ट था उसने दिखाया था ये कि मान लिया कि पहले हमने बता दिया था पीछे जो लॉ वगैरह डिस्कस की गई, कोई सॉल्वेंट है कि जो एसोसिएट, जो पीछे आप हेनरी लाउन की कंडीशंस देखोगे ना, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ में ना तो वो एसोसिएट होना चाहिए ना वो डिसोसिएट, उनकी वो लिमिटेशंस रह गई थी, वो थिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद में वॉन्ट ऑफ एक साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि कोई सोल्यूट है, सॉल्वेंट के साथ में वो जुड़ रहा है या वो टूट रहा है, मान लिया कि मान लिया ए आपका सोल्यूट और बी है, ये दोनों कंबाइन होकर ए बी बना रहे हैं, या वो ए बी है डिसोसिएट हो रहे हैं ए में और बी में, तो इनके लिए आप कैसे निकालोगे, क्या वैल्यू होती है, तो उसके लिए आप आई की वैल्यू निकालते हो आप, एसोसिएशन के लिए अलग आएगा जिसको हम नाम देते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब होता है कि जुड़ना, डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो उनके लिए अलग अलग वैल्यू आती है, आई की वैल्यू लेस देन 1 रहती है डिसोसिएशन के लिए और उसके लिए 1, और आई की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए तो वो 1 होती है। जब मॉलिक्यूल ना तो एसोसिएट हो रहा हो ना डिसोसिएट, तब आई की वैल्यू 1 होती है। इन तीनों कंडीशन से भी पूछ सकते हैं आपसे। और सिंपल आई की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड बाय आपकी एक्चुअल, और मोलर मास में करोगे तो वहां से भी 3-4 डेफिनेशन है, कोई भी लर्न कर लो आप, ये हो गया। अब इसके लिए आपका डेरिवेशन आएगा, वैसे 2-3 है कि ए और बी मॉलिक्यूल्स ले लिया आपने, पहले 0 मोल्स थे, फिर ए कंसंट्रेशन हुई, फिर कैसे आपका टाइम टी के बाद में, तो आप देखना चाहो देख सकते हो, हमने मेन बता दिया कि क्या है आपका, ठीक है। इनके लिए आप एक फार्मूला है आपका आई की वैल्यू, जैसे आप कैलकुलेट करोगे ना 1/n-1 इंटू में अल्फा टर्म क्या होती है ये पूछ सकते हैं आपका, अल्फा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब टूटने वाले को, एसोसिएशन है तब आप क्या वैल्यू लिखोगे, डिसोसिएशन के लिए क्या ये वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो इनसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो अगर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं आपको, पीवाईक्यू वगैरह देख रहे हो तो आइडिया हो जाएगा आपको कि कैसे आप वॉन्ट ऑफ के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से कैलकुलेट करोगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमने सारी थिंग्स कंप्लीट कर ली है। देखो स्टार्टिंग में हमने सॉल्यूशंस देखा, फिर उनके टाइप्स आपका आइडिया बताया सॉलिड एंड लिक्विड कैसे हो गए, फिर हमने देखा 500 कंसंट्रेशन की यूनिट देखी, उनकी यूनिट्स देख लेना आप, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हम लास्ट में बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सॉल्यूशन से पूछ सकते हैं। सॉलिबिलिटी से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है विद फैक्टर फैक्टिंग का, हेनरी ला रॉयट्स लॉ से क्वेश्चन फिक्स ही है, आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का मे भी पूछ सकता है, मे नोट, थोड़ा सा हमने बता दिया, तो 3 पॉइंट्स है वही कर लेना आप। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 2 मार्क्स में एजियोट्रोप्स भी देख लेना आप, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर वाला 2 टाइप के होते हैं वो,
ठीक है। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 5 मार्क्स में आ सकता है, लॉर्ड्स क्वेश्चन में कोलिगेटिव क्वेश्चन बन सकता है। कोलिगेटिव क्या होती है, चारों प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस किए हैं वो थिंग्स है। वांट ऑफ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है, वांट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन मॉलिक्यूल कर रहा है तब क्या वैल्यू आती है, डिसोसिएशन में क्या आती है, वो आप लास्ट में देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो ये सब था। और न्यूमेरिकल देखोगे तो मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी से पूछेगा या वांट्स ऑफ से, 2 टाइप की न्यूमेरिकल ही आएंगे इसमें। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम ट्राई करेंगे, आप स्टूडेंट्स भी रिक्वेस्ट कर देना कि हमें कंटिन्यू ही चलना है चैप्टर्स में, या 1-2 स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि ऑर्गेनिक की स्टार्ट की जाए, लाइक हैलोअल्केन, हैलोअरीन्स चैप्टर वाले से, जो ऑर्गेनिक के टॉपिक है उनके। तो हम ट्राई करेंगे जितने ज्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग ही। और आप सभी को जितने अपने जो देख रहे हैं अपने सिबलिंग्स को भी शेयर कर सकते हैं जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। जितना आप मैक्सिमम पूछोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हाँ ज्यादा स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं तो हमें अच्छा कंटेंट और कम टाइम में डिलीवर करना है। तो यही सब था इस वीडियोस में, एंड पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।